सोचो, एक तरफ हमारा देश 2026 की तरफ बढ़ रहा है, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसी डार्क रियलिटी जिसे हम सब छुपाना चाहते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम नोएडा की उस हॉरिफाइंग मिस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। ये कहानी सिर्फ एक क्राइम की नहीं है, ये उस पैराडॉक्स की है जो हमारे मॉडर्न समाज के ठीक बीचों बीच पनप रहा है। सच कहूं तो आधुनिकता यानी मॉडर्निटी उसे बचा नहीं पाई। जरा इमेजिन कीजिए, एकदम हाई क्लास अर्बन लाइफस्टाइल, महंगे शौक, बेस्ट एजुकेशन, सब कुछ था। पर इन सब के बावजूद जो रिजल्ट निकला वो लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हमें लगता है ना कि पैसा आ गया, बड़े शहर में बस गए तो हम मॉडर्न हो गए, लेकिन एक इंतहा की पढ़ी लिखी अमीर घराने की औरत की शादी एक इलीट परिवार में होती है, और उसका अंत एक ऐसी ट्रेजेडी में जो शायद सदियों पुरानी सोच का नतीजा है। आप शायद लग रहा होगा कि ये किसी पिछड़े इलाके या अशिक्षा से जुड़ा मामला होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों परिवारों का बैकग्राउंड सुनिए। एक तरफ तिशा का परिवार, नोएडा के वेल सेटल्ड लोग जिनके भाई खुद इंडियन आर्मी में मेजर हैं, और दूसरी तरफ समर्थ का परिवार, भोपाल के रहने वाले, और ध्यान दीजिएगा, उनकी माँ खुद एक रिटायर्ड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं। मतलब वो लोग जो कानून की सबसे गहरी समझ रखते हैं। यही इस केस की सबसे डिस्टर्बिंग बात है। टाइमलाइन पे नजर डालिए, चीजें कितनी तेजी से आउट ऑफ कंट्रोल हुई। एक नॉर्मल मैट्रिमोनियल वेबसाइट से मैच होता है, शादी होती है, और सिर्फ 5 महीने बाद तिशा अपनी जॉब छोड़ देती है। बस यहीं से शुरू होता है जॉबलेस होने के ताने और इमोशनल टॉर्चर का एक ऐसा सिलसिला जो तेज होता चला जाता है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि वो अपने मेजर भाई को डेस्परेट कॉल करती है। भाई तुरंत उसे वापस नोएडा लाने के लिए टिकट्स भी बुक कर देता है। सब कुछ सेट था, वो बचने ही वाली थी। लेकिन फ्लाइट से ठीक पहले सुसाइड की खबर आ जाती है। आखिर उस आखिरी रात ऐसा क्या हुआ? इस ट्रेजेडी के बाद शुरू होता है कानूनी खेल। पति तो फरार हो जाता है, उस पर 10,000 का इनाम भी लग जाता है, लेकिन डिफेंस की तरफ से जो बेल प्ली आती है ना, वो किसी को भी हैरान कर दे। याद है, पति की मां एक रिटायर्ड जज हैं। उनकी अपील में सीधे तौर पे क्लेम किया गया कि तिशा इमोशनल इंस्टेबिलिटी और ड्रग अब्यूज का शिकार थी। अब देखिए, सोर्स मटेरियल के हिसाब से हमें इसे बिल्कुल न्यूट्रल लेंस से देखना होगा, क्योंकि ये कोर्ट के सामने रखी गई दलीलें हैं। लेकिन केस अभी यहाँ खत्म नहीं होता, क्योंकि इस इन्वेस्टिगेशन में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसने पूरी बाजी पलट दी। तिशा के परिवार ने इन सारे क्लेम्स को स्ट्रिक्टली रिजेक्ट किया। उनका कहना था कि बॉडी पर वायलेंस के निशान थे, और उन्होंने सेकेंड ऑटोप्सी की डिमांड कर दी। और जब हॉस्पिटल का इंटरनल डेटा और ऑटोप्सी रिपोर्ट वापस आई तो एक ऐसी मेडिकल डिस्कवरी हुई जिसने सबको सन्नाटे में डाल दिया। पता चला कि तिशा प्रेग्नेंट थी। ये रेवलेशन पूरे केस को एक अलग ही दिशा में ले जाता है। अब इस हॉरर से थोड़ा बाहर निकलकर जरा इसके पीछे के मैक्रो डेटा को समझते हैं। एक नंबर है जिस पर गौर कीजिए, 3x। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। 1930 से 1975 के बीच जब इंडिया लिटरली सबसे तेजी से मॉडर्नाइज हो रहा था, तब क्या हुआ? क्या दहेज खत्म हुआ? डेटा बताता है कि लगभग 74,000 शादियों की एक स्टडी में पाया गया कि इस मॉडर्नाइजेशन के दौर में दहेज की दरें कम होने के बजाय सीधे 3 गुना बढ़ गईं। 3 टाइम्स। ये कैसा पैराडॉक्स है? हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ दहेज को कम करने के बजाय और बढ़ा रही थी। इस पैराडॉक्स को समझने के लिए थोड़ा एंथ्रोपोलॉजी में चलते हैं। हिस्टोरिकली मैरिज पेमेंट्स 2 तरह के होते थे। पहला, डाउरी यानी दहेज। यह हिस्टोरिकली अपर कास्ट्स में ज्यादा था, जहां सबसे ऊंचे दर्जे के यानी हाईएस्ट स्टेटस वाले दूल्हे को पाने के लिए भारी कीमत चुकाई जाती थी। और इसके ठीक ऑपोजिट था ब्राइड वैल्यू यानी वधू मूल्य। ये ट्रेडिशनली लोअर कास्ट्स या ट्राइबल सोसाइटीज में था, जहां दूल्हे का परिवार लड़की वालों को कॉम्पेंसेट करता था, क्योंकि उनके कल्चर में औरत को लेबर और फैमिली ग्रोथ का एक बेहद वैल्यूएबल हिस्सा माना जाता था। तो फिर ये दहेज वाला सिस्टम अचानक एक जहर कैसे बन गया? इसका एक लंबा चौड़ा साइकोलॉजिकल वर्ड है, हाइपोगैमी। आसान शब्दों में कहें तो ये वो कल्चरली डीप रूटेड आदत है जहां हर परिवार अपनी बेटी के लिए एक ऐसे लड़के की तलाश करता है जो स्ट्रिक्टली उनसे बेटर स्टेटस और पैसे वाला हो। एक तरह का प्रीमियम ग्रूम, जिसका पैकेज अच्छा हो, जॉब सिक्योर हो, और सोशल सिक्योरिटी के इस चक्कर में परिवार एक ऐसी एंडलेस और खतरनाक रेस में दौड़ने लगते हैं जहां से वापस आना मुश्किल होता है। और इस रेस को और भी डेडली बनाता है एक और फैक्टर। इस डेटा को ध्यान से देखिए।
आज के इस इंटरनेट और ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में भी हमारे देश में 95% शादियां अपनी ही जाति यानी सेम कास्ट के अंदर होती हैं। इसको समझिए, एक तरफ परिवारों को एकदम परफेक्ट प्रीमियम लड़का चाहिए और दूसरी तरफ उन्होंने उसकी तलाश का दायरा सिर्फ अपनी जाति तक लिमिट कर दिया है। रिजल्ट, एक बहुत ही छोटे से पूल में उन गिने चुने एलीट दुल्हों के लिए आपस में एक गला काट कंपटीशन शुरू हो जाता है। और यहीं से पैदा होता है द इन्फ्लेशन ट्रैप। इसको एक इकोनॉमिक इक्वेशन की तरह देखिए। मॉडर्न एजुकेशन ने क्या किया? उसने कुछ खास लड़कों की कमाई और उनकी वैल्यू आसमान पर पहुंचा दी, पर कास्ट सिस्टम ने उन हाई अर्निंग मर्दों की सप्लाई को लॉक कर दिया। डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम। जब ऐसी सिचुएशन आती है तब उसी जाति के अंदर आपस में इतना सीवियर कंपटीशन हो जाता है कि इन एलीट दूल्हों की कीमत रातों रात रॉकेट की तरह ऊपर भागने लगती है। हमेशा से हमें यही सिखाया गया था ना कि एजुकेशन और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आएगी तो ये सामाजिक बुराइयां अपने आप खत्म हो जाएंगी, पर सोर्स मटेरियल को एनालाइज करने पर एक डार्क चिलिंग रियलिटी सामने आती है। इन सब चीज़ों ने डिमांड को कम नहीं किया बल्कि उसे और फ्यूल कर दिया। सच तो ये है दोस्तों कि आधुनिकता ने दहेज को मारा नहीं, उसने इसे और भी ज्यादा महंगा और खतरनाक बना दिया। और अब ये इन्फेक्शन एक नया रूप ले रहा है। जो कम्युनिटीज हिस्टोरिकली ब्राइड वेल्थ प्रैक्टिस करती थीं, जैसे जैसे वो इकोनॉमिकली ऊपर उठ रही हैं, वो भी अब डाउरी सिस्टम को अपना रही हैं। अपवर्ड मोबिलिटी का मतलब अब नए दहेज बन गया है। डोमिनेंट या सो कॉल्ड अपर कल्चर को कॉपी करने की इस चाह ने इस सिस्टम को वीक करने के बजाय पूरे देश में और भी ज्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। ये लिटरली आग की तरह फैल रहा है। और इन सभी इकोनॉमिक और सोशल थ्योरीज का ग्राउंड रियलिटी पर इम्पैक्ट क्या है? सिर्फ एक नंबर, 20। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस देश की रोजमर्रा की असलियत है। सोर्स डेटा के मुताबिक इंडिया में औसतन हर दिन 20 मौतें दहेज से जुड़ी होती हैं। हर एक दिन। हमारे इस शाइनिंग मॉडर्न दौर में ये फिगर्स एक ऐसा तमाचा है जो सच में हमें रुककर सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इन स्टैटिस्टिक्स के थोड़ा और अंदर जाते हैं। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत एक साल में लगभग 15,490 केसेस रजिस्टर हुए, पर कन्फर्म मौतों की संख्या थी लगभग 6,156। पिछले सालों के मुकाबले ये केसेस 14% तक बढ़ गए हैं। लेकिन यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली है। ये जो रजिस्टर्ड केसेस और कन्फर्म मौतों के बीच का मैसिव गैप है ना, वो एक और भी ज्यादा डीप और डेंजरस प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहा है। इस गैप को द जस्टिस गैप कहा जाता है। असलियत में ये नंबर्स इससे कहीं ज्यादा बड़े हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो रसूखदार, एलीट और पावरफुल परिवार होते हैं वो अक्सर सिस्टम को बाईपास कर लेते हैं। न जाने कितने ऐसे केसेस हैं जिन्हें रिपोर्ट तक नहीं किया जाता या फिर उन्हें सुसाइड का मास्क पहना दिया जाता है। एफआईआर दर्ज होने में देरी होती है, इन्वेस्टिगेशन शैलो रह जाती है और कन्विक्शन रेट यानी सजा मिलने की दर वो तो बहुत ही लो है। सीधी सी बात है, अगर इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड है तो जस्टिस सिस्टम को चकमा देना काफी आसान हो जाता है। तो अब सवाल है, इस डेडली साइकिल को आखिर तोड़ा कैसे जाए? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सालों पहले इस खतरे को बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक समझ लिया था। उनका एक स्टेटमेंट यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है कि जाति आधारित विवाह यानी कास्ट बेस्ड एंडोगमी औरतों पर एक दोहरा बोझ डालता है। सोर्स मटेरियल भी यही पॉइंट आउट करता है कि जब तक ये कास्ट एंडोगमी नहीं टूटेगी, जब तक इस हाइपरगैमी के माइंडसेट को उखाड़ कर नहीं फेंका जाएगा, तब तक इस आग को बुझाना लगभग नामुमकिन है। आज के कई लीडर्स भी इस बदलाव की लगातार मांग कर रहे हैं। और इस सब के बाद आखिर में बस एक ही हॉन्टिंग सवाल बचता है। अगर हायर एजुकेशन, अगर हाई पेइंग जॉब्स, एलीट स्टेटस और वेल्थ मिलकर भी सदियों पुराने दिमाग में बसे सिस्टम को नहीं रोक सकते, तो आखिर हमारी मॉडर्न वैल्यूज़ को एक्चुअली बदलने के लिए क्या करना होगा? क्या आधुनिक होने का मतलब सिर्फ ब्रांडेड कपड़े और बड़े शहर हैं, या फिर हम अपनी सोच में आज भी वहीं फंसे हुए हैं? ये सिर्फ एक एक्सप्लेनर नहीं है, ये एक ऐसा सवाल है जिसे हम सबको एज अ सोसाइटी ऑफ फेस करना ही पड़ेगा।